हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में डाउट भी रहता है, तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम लोग यहाँ पे और भी दूसरे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड की भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया है सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियन होती है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसको उसमें टर्म में हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये स्टेन्ड बॉडी की जाती है, ठीक है। और ये आसानी से विजिबल नहीं होती अगर इसको स्टेन ना किया जाए, ठीक है। तो इसको बहुत स्पेसिफिकली स्टेन किया जाता है, यानी अदर ऑर्गेनल से अलग इसकी स्टेनिंग होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब यहाँ पे क्या? माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब माइटो का मतलब यहाँ पे क्या है? थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया ना, जो कॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है असल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ना। तो ये जो होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है? तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है ना। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं एटीपी को। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये पावर हाउस होता है सेल का। जिस तरह से हम लोग को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से सेल जो हमारी होती है ना, उसको भी डाइजेशन या रेस्पिरेशन कोई भी प्रोसेस करना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ग्लूकोज वगैरह कंबस्शन करके या और दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। और इसका अगर हम लोग बात करें तो ये सॉसेज शेप्ड का होता है ना, यानी तस्तरी के जैसा, थाली के जैसा सॉसेज इस तरह से देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो सॉसेज शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, कढ़ाई जैसी होती है उस तरह का भी हम कह सकते हैं। सिलिंड्रिकल होता है और इसका डायमीटर जो है 0.2 से 1.0 माइक्रॉन तक हो सकता है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रॉन, ये इसका डायमीटर है। मतलब ये बहुत जो है ना स्मॉल साइज़ का है ना, उसका डायमीटर बहुत कम है। 0.2 से 1 माइक्रॉन तक इसका साइज़ है, यानी इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें एवरेज 0.5 माइक्रॉन बोल है, लेंथ इसकी 1 से 4.1 माइक्रॉन इसकी लेंथ है। तो कुछ हल्का फुल्का डायमेंशन और लेंथ भी हम लोग देख लेते हैं ना। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हमको याद रखना है, ये सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनल है। और माइटोकॉन में हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी ये देखने को मिलता है। इस पर 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक। आपको बताया था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब पे डबल मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन पे 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक। और इसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए भी होता है। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके ऊपर ये 2 मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर एक और ये मेम्ब्रेन है, दूसरी मेम्ब्रेन, ये आप दिख रहा होगा। ये पहली मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन ऊपर ना। जिस तरह से जब कभी कभी हम लोग सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो जब प्लास्टिक के बैग में कोई सामान देता है जो शॉपकीपर होता है, तो उसे क्या कहते हैं कि एक और पॉलीथीन में कवर करवा लेते हैं, जिससे कि पॉलीथीन जो है फटने का खतरा ना हो, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी उसकी 2 पॉलीथीन के अंदर कोई सामान लेकर हम लोग कवर करके आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इसकी डबल कवरिंग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर 2 कवरिंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 कवरिंग या 2 मेम्ब्रेन होती है। और फिर इसके अंदर जो है मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये इसके अंदर मैट्रिक्स होता है ना। और मैट्रिक्स के अलावा इसमें क्रिस्टी, ठीक है, अंदर का पार्ट जो है वो मैट्रिक्स होगा, यानी इसके अंदर जो लिक्विड वगैरह जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है तो उससे अंदर की तरफ कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, तो इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही तो 3D फिगर बना हुआ है, ये 3D फिगर है। अगर इसको हम लोग 2D में बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इमेजिनेशन देखने को मिलेगी बाउंड्री पे ना। और इस इमेजिनेशन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन होती है, F1 पार्टिकल वगैरह इसको होते हैं, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम जिसको बोलते हैं। तो इसी ना इस तरह से इमेजिनेशन देखने को मिलता है बाउंड्री से अंदर की तरफ, ठीक है। और इस पे F1 पार्टिकल, ये क्रिस्टा जो होते हैं ना, क्रिस्टा या इसके सिंगुलर फॉर्म को एक सिंगल क्रिस्टा है। और ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया,
ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अलग अलग सिंगल जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो प्लूरल फॉर्म इसका क्रिस्टी होता है, सिंगल जो होता है वो क्रिस्टा होता है। और इसमें क्रिस्टा और इसके मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो इसके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जनरली जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो खाली जगह होती है इनर मेम्ब्रेन। जैसे ये यहाँ पे बना था, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के स्पेस में जो खाली जगह देखने को मिल रही है, वाला हिस्सा जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो हिस्सा देखने को मिल रहा है जिसको अब हम डार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ना, ये आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिली, ठीक है। क्या क्या पार्ट है एक बार फिर से देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इसके सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर एक मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, और फिर इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, जेल के जैसा स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको यानी खाली जगह होती है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और फिर इसमें अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको ग्रिस्टा बोलते हैं। अलग अलग फिंगर की जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखो इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। डिवाइडिंग इट्स लूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। तो इस तरह से दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं ना, आउटर और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट मतलब ये इनर, आउटर कंपार्टमेंट क्या होता है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है इसी को बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और मैट्रिक्स जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होगा ये आउटर कंपार्टमेंट, और मैट्रिक्स जो होगा वो इनर कंपार्टमेंट। इस तरह से दो इसमें कंपार्टमेंट बन जाते हैं। इनर कंपार्टमेंट जो होता है ना, इसमें क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स ना, बहुत डेंस सब्सटेंस होगा। हालांकि यहाँ पे इतना डेंस ये दिख नहीं रहा है, ग्रीन ग्रीन सा जो फील्ड है, ठीक है, ये सब्सटेंस जो ये मैट्रिक्स है पूरा। यहाँ पे अगर हम इसको बनाए तो ये अंदर भी डेंस पार्ट पूरा होगा ना, डेंस हेट्रोजेनस सब्सटेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। होमोजेनस ना, यूनिफॉर्म सब्सटेंस होगा पूरे में जैसा, तो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है तो ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइज। एक आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है पूरी बाहर की तरफ, इसका आउटर मेम्ब्रेन रहेगी। इनर मेम्ब्रेन जो होगी इसमें इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अंदर की मेम्ब्रेन में अभी बताया था कि इनफोल्डिंग यानी फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये इनर मेम्ब्रेन पे ये स्ट्रक्चर, ये इनर मेम्ब्रेन है तो इसी पे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, फिंगर वगैरह जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना। फिर से बना देते हैं, इस तरह से था माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा अजीब से बन गया इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बहुत अजीब से बन गया, इसको एक बार सही से कर देते हैं, एक बार सही से दोबारा से बना देते हैं। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये इनर मेम्ब्रेन में इस जैसे प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा नहीं बनाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इनर मेम्ब्रेन में ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे अभी बनाते हैं लाइन लाइन, ये देखने को मिलते हैं ना। और मैट्रिक्स के साइड ये प्रोजेक्शंस होंगे। क्रिस्टी जो होती है सरफेस एरिया को बढ़ाती है। अच्छा, इसमें जो क्रिस्टी या फिंगर के जैसे जो प्रोजेक्शन है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो खुदरा सरफेस होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है। अगर आप स्मूथ सरफेस की हम लोग बात करें तो स्मूथ सरफेस का सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। और जो खुदरा सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, तो उसमें ऊपर नीचे इस तरह से होगा, ठीक है। एलिवेशन होंगे, डिप्रेशन होंगे, उस वजह से उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जैसे कोई खुदरा सरफेस है ना, क्रिस्टी वगैरह, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी बनी हुई है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना। और जो स्मूथ सरफेस होगा तो इसका सरफेस कम होगा, ठीक है, इसका एरिया कम होगा। अब इसके अलावा टू मेम्ब्रेन्स, इस पे इनके एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो इन मेम्ब्रेन्स पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, और उससे एनर्जी बनाने के लिए ये ऑक्सीजन का यूज़ करती है ना। तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज वगैरह को का ब्रेक डाउन करती है और उससे फिर एटीपी बनाती है, यानी एनर्जी बनाती है। तो ये सेलुलर एनर्जी बनाती है, एटीपी के फॉर्म में उसको स्टोर करती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी मतलब समझते हैं आप, जैसे पैसे होते हैं, ठीक है, तो पैसे जो होते हैं उसको हम लोग करेंसी बोलते हैं। करेंसी या पैसे, रुपया हो गया, डॉलर हो गया, सब करेंसी है। उसी तरह से कॉइन की सेल की करेंसी क्या है, सेल की करेंसी जो है वो एटीपी है ना, यानी वो उसका यूज़ करके अपने डिफरेंट वर्क करेगा ना। जैसे हम लोग करेंसी का यूज़ करके, रुपया या डॉलर वगैरह का यूज़ करके अपने डिफरेंट काम करते हैं, उसी तरह से सेल जो है वो एटीपी का यूज़ करके अपने डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेगी उस एनर्जी का यूज़ करके। तो इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नीट का फॉर्म फिल नहीं किया तो नीट का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। और जो लोग नीट का फॉर्म फिल कर चुके हैं यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उन्होंने नीट का फॉर्म फिल किया या नहीं किया। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे
मैट्रिक्स जो होता है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। इसमें इसके अंदर, ठीक है, और कुछ आरएनए भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक अलग ही सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट मशीनरी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर इसका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होता है, खुद का आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, 70s राइबोसोम्स हो गए ना, और जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। एक तो सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना राइबोसोम है, वो खुद उसका प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम में जो प्रोटीन बना रही है, सब चीज़ें हैं। और इसमें फिजन देखने को मिलता है, यानी डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड कैसे करती है माइटोकॉन्ड्रिया, फिजन के थ्रू डिवाइड करती है। तो डिवीजन में 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकती है। तो पूरे मतलब सेल के अंदर जो चीज़ देखने को मिलती है वही सेम चीज़ हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलती है ना। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे लिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और एक इंडिपेंडेंट मशीनरी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या जाते हैं, इंडिपेंडेंट मशीनरी ऑफ द सेल। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड तो आप कमेंट पे यस जरूर लिखेगा, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी। और जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो में यस लिख के अपनी प्रेजेंट भी लगा दीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग, और इसकी स्पेशल स्टेनिंग की जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, ये सॉसेज शेप का होता है ना, सॉसेज शेप का होता है, यानी तसरी या थाली के जैसा हो सकता है। और इसमें डायमीटर जो है 0.2 से 1 माइक्रॉन का इसका डायमीटर है, इसकी चौड़ाई वगैरह 0.5 माइक्रॉन, और लेंथ इसकी होती है 1 से 4.1 माइक्रॉन की लेंथ होती है। डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा वगैरह, यानी इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में एक्वस कंपार्टमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी इसके अंदर का लूमेन, तो जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैट्रिक्स होता है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी एक्वस कंपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा में मैट्रिक्स देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है, जो इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर मैट्रिक्स ग्रीन ग्रीन जो फिल है ना, ये मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होता है, होमोजेनस होता है, यूनिफॉर्म पूरे में एक जैसा होगा, ठीक है, इसका कंपोजिशन। और इसके अलावा ये क्या होता है, डेंस होगा बहुत, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखने को मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है, इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। क्रिस्टा इस पे है, और क्रिस्टा पे जो है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जिसपे क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह का ब्रेकडाउन होता है, और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और भी डिफरेंट सब्सटेंस टूट के एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी एनर्जी बन सकती है। और इसमें जो है एनर्जी बनती है, जिसको अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि एटीपी बना रहा है। और उस एनर्जी का यूज़ कैसे बनाता है एनर्जी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के यूज़ से ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और इसका सरफेस एरिया जो है, क्रिस्टी की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें फोल्डिंग सी हो जाती है ना, क्रिस्टी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, इसका सरफेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं रफ सरफेस जो होता है उसमें उसका सरफेस ज़्यादा होता है, और जो स्मूथ सरफेस होता है वो सरफेस कम होता है, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ये रफ सरफेस, ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है, तो ये फोल्डिंग टाइप का नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस जो है फोल्ड है। अगर इसको आप फैलाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। जबकि ये चिकना, ये जो स्मूथ वाला है बाहर के साइड जो मेम्ब्रेन है, इसको आप और ज़्यादा फैला तो सकते नहीं, ठीक है। लेकिन जो इनफोल्डिंग है इसको आप और ज़्यादा फैला सकते हो। तो ये जब इसको फैलाओगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी वगैरह फोल्डिंग हमको देखने को मिलती हैं, और वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए और राइबोसोम होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट मशीनरी होती है, ठीक है। और इसका राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन भी देखने को मिलता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स की ना, कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। एक मिनट बस इसको हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हमारे पास है ना। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो हमारी पिछली वीडियोज़ में पड़े हुए हैं क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे, वो भी आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग डेली अब थोड़ा जल्दी क्लास लिया करेंगे, 7 या 8 o'clock के आसपास ऑनलाइन क्लास होगी अब आपकी। तो इसलिए आप लोग डेली हमारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं टाइम पे, 7 o'clock और 8 o'clock के आसपास। तो अभी हम लोग को काफ़ी इसमें ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में ना। और जो लोग इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो नेटवर्क इशू हो गया शायद। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड जो होते हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं और यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स वगैरह, यूग्लिना वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यूग्लिना जो होता है ये प्लांट और एनिमल के बीच के लिंक होता है। यूग्लिना क्या होता है? प्लांट और एनिमल के बीच के लिंक होता है, यानी इसमें प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। ठीक है, वो अपना फूड खुद से ही बना सकता है यूग्लिना, और क्या कर सकता है, अपना फूड खुद से ही बना सकता है, या दूसरों, अगर उस सनलाइट नहीं है तो दूसरों को किल करके उससे भी अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है। तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिनॉइड भी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके ग्रुप को, या प्लांट सेल्स होती हैं, तो उसमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड्स की वजह से जो सेल्स होती हैं ये अपना फूड खुद से बना लेती हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ होती हैं या प्रोड्यूसर होती हैं। ठीक, तो अभी हम प्लास्टिड्स की बात करें, ये एक सेल ऑर्गेनल है और ये काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम इनको देख सकते हैं। और इनका कलर जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग कलर हो सकता है ना, ये टाइप पे डिपेंड करता है कि प्लास्टिक जो है वो किस टाइप का, तो प्लास्टिक के टाइप पे उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है। क्लोरोप्लास्ट ना, ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये डिफरेंट रेड, येलो, अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट कलर के जनरली होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 तरीके हमें जनरली पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स भी इनको बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, एक और इसका बहुत फेमस नेम है, तो आप जल्दी से उसको कमेंट करके बताइए, तब तक हम लोग उसको आगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका पॉपुलर नेम क्या है। तो पॉपुलर नेम आपको प्लास्टिड का अभी के अभी कमेंट करना है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। तो प्लास्टिड जो है ना, जनरली इसका एग्जाम्पल क्या, क्लोरोप्लास्ट, फिर इसका क्रोमोप्लास्ट भी और ल्यूकोप्लास्ट भी है। सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल होता है। देखो यहाँ पे कोई सेल बनी है ना, तो उसके अंदर दिखा देते हैं आपको। आपने देखो लीव्स वगैरह जो होती हैं, तो प्लांट की लीफ हरी हरी होती है ना, ग्रीन ग्रीन होती हैं, तो इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसकी वजह से ग्रीन दिखती हैं। इसके अलावा फ्लावर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं, तो ये प्लास्टिड्स की वजह से ऐसा होता है। जितने भी कलर होते हैं ना लीव्स के, फ्लावर के, ये सब प्लास्टिक इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये ग्रीन कलर का कुछ इस तरह से ये सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लास्टिड ही, इसको इसी को हम लोग प्लास्टिड भी बोलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे होता है, मीसोफिल सेल्स वगैरह में जनरली हमको देखने को मिलता है, तो प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट जो है इस सेल में क्या होते हैं, ये देखो ये कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक के ऊपर एक ना, इस तरह से, जैसे एक के ऊपर एक सिक्के की रखे हों। ठीक है, जब हम लोग कॉइन का स्टैक लगाते हैं, बंडल बनाते हैं, तो एक के ऊपर एक कॉइन रखते चले जाते हैं, तो उस तरह का यहाँ पे गट्ठर देखने को मिल रहा है, बंडल, ठीक है, कॉइन्स का ना। तो ये जो अलग अलग कॉइन्स जैसे हम लोग समझ सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, थैलेकॉइड। तो ये जो अलग अलग कॉइन्स जैसे हैं, तो उसी तरह से ये अलग अलग थैलेकॉइड मिलके ना, अलग अलग ये प्लेट्स जो है थैलेकॉइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। ठीक है, ये पूरा एक बंडल बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेना ना। और इसके अलावा ये देखो बहुत सारे ग्रेना इसमें दिख रहे होंगे, मतलब बहुत सारे कॉइन के बंडल के जैसे दिख रहे होंगे। कॉइन से हम लोग समझ सकते हैं थैलेकॉइड, ठीक है, और इसके बंडल से समझ सकते हैं ग्रेना। तो इस तरह का ये दिख रहा होगा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा स्ट्रोमा लैमेला भी होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला भी यहाँ पे होता है ना, यानी अलग अलग ग्रेना के बीच में अलग अलग स्ट्रोमा होता है। ठीक, तो अलग अलग ग्रेना के इसमें लैमेला होता है ना, अलग अलग ग्रेना के बीच में ये ऐसे ब्रिज का जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये ब्रिज का जैसा स्ट्रक्चर ना, इस तरह से। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे थ्रेड के जैसे, ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। जैसे हमने 2 स्टैक बनाए, यहाँ कहीं बना देते हैं, कहीं जगह है, इधर बना देते हैं, 2 स्टैक बनाए इस तरह से। ठीक है, एक स्टैक ये बनाया, ग्रेना एक ये हो गया। ठीक है, एक ग्रेना ये हो गया ना, और एक इधर ग्रेना बना दिया। ठीक है, एक ग्रेना ये हो गया। तो इनके बीच में इनको ज्वाइन करता हुआ ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनको ज्वाइन करता हुआ एक ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेला। इसको क्या बोलते हैं, लैमेला। ठीक है, और बाकी इसमें स्ट्रोमा फील्ड होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या फील होता है, स्ट्रोमा की फिलिंग होती है ना। तो इसके अंदर मैट्रिक्स या कह सकते हैं स्ट्रोमा फील होता है, यानी इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, पूरा पोर्शन ये खाली नहीं होता, इसके अंदर ग्रेना वगैरह है। ठीक है, और एक सैक के जैसा, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर ये पूरा ना। और इसमें 2 मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन थी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसमें क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इसमें जेली का जैसा सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और इनके इसमें क्या है, प्लेट्स के जैसा
गोल गोल स्फेरिकल सर्कुलर डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेकॉइड। बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर पूरा एक बंडल, जैसे कॉइन का एक बंडल नहीं होता, उस तरह का एक बंडल बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, लैमला के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लैमला, ये बीच बीच में जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ग्रेना के बीच में, उसको बोलते हैं लैमला। तो नेक्स्ट अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट ना। और इसमें क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। भाई क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है ना, फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट आती है, तो सनलाइट से और वाटर लेते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल लेते हैं, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, उन सबसे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं प्लांट्स ना। ये सब चीज़ प्लांट्स में तो हो रही है, तो प्लांट्स जो है अपने लिए फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसमें वो क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें लिए फूड बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये लाइट को ट्रैप करते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, कैरोटीन और एक और यहाँ पे दिया हुआ है ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये होते हैं। जनरली कैरेट वगैरह हम लोग देखें तो उसमें हमें कैरोटीन देखने को मिलता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं ना। ज़ैंथोफिल्स भी देखने को मिलते हैं, ब्राउन कलर के, जो अगर हम लोग कुछ देखें ब्राउन कलर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स या ब्राउन कलर के जो फ्रूट्स होते हैं तो उनमें हमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के भी हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि किस किस कलर के हो सकते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं जनरली ग्रीन कलर के होंगे, और बाकी क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, वाइट कलर के, ठीक। और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज भी करेंगे। अमाइलोप्लास्ट जैसे होता है ना, तो वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये स्टार्च का स्टोरेज करता है ना। जैसे पोटैटो में हमें अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलता है। पोटैटो में क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का स्टोरेज करता है ना। इलियोप्लास्ट होता है, ये ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट हो गया और इलियोप्लास्ट हो गया ना, ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है। जैसे ऑयल वाली चीज़ें जो होती है ना, जैसे बीन्स होती वो होती हैं ना, सोयाबीन हो गया, इसमें भी तो ऑयल होता है, जनरली सोयाबीन का ऑयल तो निकाला जाता है। और मस्टर्ड हो गया ना, मस्टर्ड में इलियोप्लास्ट देखने को मिलेगा। पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलेगा, उसमें स्टार्च वगैरह स्टोर रहता है। राइस में अमाइलोप्लास्ट हो सकता है ना। और एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है, जैसे दाल वगैरह होती हैं, ठीक है, पल्सेस होती हैं, तो उसमें एल्यूरोप्लास्ट देखने को मिलता है, वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो अलग अलग हम वेजिटेबल या फ्रूट्स में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, अमाइलोप्लास्ट को, एलियोप्लास्ट को और एल्यूरोप्लास्ट को। ये क्या कर रहे हैं, ये फूड का स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं। और ये कलरलेस होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, और ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से फूड का स्टोरेज हाउस है ना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो अमाइलोप्लास्ट कहाँ मिलता है, पोटैटो में, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है, तभी तो पोटैटो से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इलियोप्लास्ट होता है, ये किस में होता है इलियोप्लास्ट, ये होता है मस्टर्ड्स में, सोयाबीन वगैरह में, और ये ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है। इसके अलावा एल्यूरोप्लास्ट होता है, ये पल्सेस में देखने को मिलता है, ठीक है, और ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमें ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स में भी कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। बताया था आपको, लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, बीज की जो सेल्स होती हैं लीव्स की, ठीक है, लीव जैसे बनाते हैं तो लीव पे एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस होती है, और फिर इसमें एंडोडर्मिस होती है, ठीक है, और मीजोफिल सेल्स उसके नीचे होती है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल में हमें देखने को मिलती है ना, मीजोफिल सेल में ये देखने को मिलेगी, जो इसके नीचे की जो सेल होती हैं, ठीक है। अब इसमें बनाना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बनाने में। आप जो है हमारा इससे पहले का जो लेक्चर है, ठीक है, प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे एपिडर्मिस है और एंडोडर्मिस किस तरह से, और मीजोफिल सेल वगैरह किस तरह से हैं। तो वो लेक्चर देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मीजोफिल सेल्स कैसी होती हैं और मीजोफिल सेल में किस तरह से क्लोरोफिल अरेंज रहते हैं। तो ये लेंस शेप के जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेंस जैसा, ये कुछ लेंस जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसे ही तो होता है लेंस, इस तरह से, ठीक है, गोल ऊपर के साइड से उभरा हुआ होता है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। जनरली जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से आर्क का जैसा ऐसा दिखता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी दिख रहा है ना। और लेंस के शेप के होते हैं, ओवल हैं, ठीक है, ओवल होते हैं, यानी एग के जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग होता है, एग कैसा होता है, इस तरह का एग होता है, तो ये उस तरह के भी, देखो ये एग इस तरह का ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे गोल, तो एग के जैसा या लेंस के जैसा दिख सकता है,
स्फेरिकल और डिस्क्वाइड या रिबन के जैसा भी। तो इसके बहुत से शेप हो सकती है, ठीक है, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, रिबन। तो मॉडिफाइड होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके इसके शेप हो सकते हैं। जनरली हमको लेंस या ओवल शेप का देखने को मिलेगा। लेंथ जो होती है 5 से 10 माइक्रॉन, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 5 से 10 माइक्रॉन है। विड्थ कितनी होती है 2 से 4 माइक्रॉन इसकी विड्थ भी होती है। और फिर इसमें इसके नंबर्स जो हैं ना, तो लेंथ विड्थ हल्की फुल्की डायमेंशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बहुत छोटे स्ट्रक्चर हैं ये, इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। 1% जो सेल होती है क्लेबोडोमोनास में, ठीक है, 1% यानी क्लेबोडोमोनास में एक सेल में एक हमें देखने को मिलेगा। और मीजोफिल 20 से 40 पर सेल इन द मीजोफिल ग्रीन अलगा पे, एल्गी के जो मीजोफिल सेल्स होती हैं तो उसमें 20 से 40 प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। तो एल्गी में 20 से 40 प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, और क्लेबोडोमोनास में सिंगल सिंगल एक एक सेल में सिंगल प्लास्टिड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, और क्या होता है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ठीक है। ये जो इसकी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो बहुत कम परमिएबल होती है, ठीक है। और यानी वो ज़्यादा सब्सटेंस को आगे अंदर बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है, तो लेस परमिएबल है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो भी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अभी आपको समझाया था कि इसके अंदर स्ट्रोमा फील होता है। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर इनर, यहाँ पे आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, बाहर की लेयर आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की लेयर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बाहर की लेयर आउटर, अंदर की लेयर इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या, इसके अंदर स्टोमा भरा हुआ है, ठीक है, स्टोमा फील्ड है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड्स, ठीक है। तो अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक के ऊपर एक। तो इन कॉइन्स को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड, और ये एक के ऊपर एक इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसको इस पूरे इनके जो बंडल होता है, इसका जो स्टैक होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। तो थैलेकॉइड और ग्रेना इस तरह से होता है, थैलेकॉइड होते हैं और ये स्टैक्स में होते हैं, ठीक है, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन हो, यानी कॉइन्स के बंडल हो, तो इसको ग्रेना बोलते हैं। यानी इन थैलेकॉइड के जो बंडल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इंटीग्रेनल थैलेकॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स। इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमले, बताया था ना, अलग अलग ग्रेना के बीच में ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग ग्रेना के बीच में ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमला। यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, तो इसके बीच में एक ब्रिज बना दिया, ये क्या है, स्ट्रोमा लेमला। यहाँ पे कई सारे ब्रिज ऐसे देखने को मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, बड़ा करते हैं क्या इसको, 1 मिनट, डायग्राम को जूम करते हैं ना। तो ये देखो, ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर अलग अलग ग्रेना के बीच में है ना। इस तरह से 1 2 बहुत ज़्यादा इसमें है, पहले इसको इरेज करते हैं ज़रा, ठीक है, इसको इरेज करें ताकि दिखे भी तो। बहुत टाइम लगता है सब होने में। चलो इसको समझ लेते हैं जब तक ये होता है इरेज। तो ये जैसे देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं ग्रैन स्ट्रोमा लेमला। और पता नहीं हो नहीं रहा, क्या बात है, क्लिक। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं, ज़्यादा जूम हो गया, और 1 मिनट बस, एडजस्ट कर दे साइज। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, स्ट्रोमा लेमला कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। तो फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल जिसको हम लोग स्ट्रोमा लेमला बोल रहे हैं, और मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लूज द स्पेस कॉल्ड द लूमेन, ठीक है। जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लूज द स्पेस कॉल्ड लूमेन, ठीक है। तो इसके जो मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ स्पेस होगा, ठीक है, उसको लूमेन बोलेंगे ना। स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स। अब जो इसका स्टोमा होता है उसमें एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं प्लास्टिड के अंदर, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं। और नेक्स्ट जब हम लोग बात करें इसके बाद, तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, यानी प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। तो प्लास्टिड भी एक तरह से क्या, इंडिपेंडेंट मशीनरी है, ठीक है, प्लास्टिड भी इंडिपेंडेंट होता है, इसके पास इसके पास जो इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक।
तो यहाँ पे क्या था, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम होगा, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, थैलेकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ये कहाँ पे होंगे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। तो इसके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, अब देखो क्लोरोफिल की बात आती है ना, देखो प्लास्टिड का ही एक एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर नाम क्लोरोफिल का सुनते हैं। तो क्लोरोफिल जो होते हैं ना, इसी क्वान के जैसा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्वाइन के जैसा स्ट्रक्चर थैलेकॉइड जो है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, थैलेकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। और इनके जो राइबोसोम होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉलर 70s टाइप के, या राइबोसोम 80s टाइप के हो सकते हैं। तो 70s या 80s टाइप के राइबोसोम इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 70s या 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बात करें तो 70s से, अच्छा प्लास्टिड जो है ना, तो इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70s होते हैं, और साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम होंगे वो 80s होंगे ना। ये 70s राइबोसोम और कहाँ देखने को मिलता है, आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि 70s राइबोसोम हमें और कहाँ देखने को मिलता है प्लास्टिड्स के अलावा। प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम है ये 70s होते हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो भी 70s होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं, यानी सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं। तो आप लोग को ये आंसर करके बताना है कि 70s राइबोसोम और कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक। और इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि और कहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग, आई होप इतना आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा प्लास्टिड के बारे में, ठीक। ये हमने प्लास्टिड के बारे में यहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना। अभी तक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं और प्लास्टिड पढ़ चुके हैं, ठीक। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है, और उसमें हम लोग नीट के मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको अलग से नोट्स वगैरह बनाना पड़े। तो नीट के मॉड्यूल जो होते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर के मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसमें बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको जो है प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे नीट की। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड जो होते हैं इसमें सारी के सारी प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स वगैरह, प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में यानी यूग्लिना वगैरह में भी हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है। और प्लास्टिड जो होते हैं बहुत बड़े ऑर्गेनेल हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, और डिफरेंट कलर के ये होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग ये टाइप के होते हैं प्लास्टिड के। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रेड, येलो, ऑरेंज कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, वाइट नहीं कलरलेस होते हैं, ठीक। तो क्लोरोफिल जो होते हैं लाइट वगैरह को ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये लाइट को कैप्चर करते हैं और उससे फिर फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लाइट को कैप्चर करेंगे, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं ना। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, जिससे वो ग्लूकोज वगैरह बना लेंगे। और इसके अलावा कैरोटीन वगैरह जैसे होते हैं ज़ैंथोफिल, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस है ना। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स इसमें जो देखने को मिलते हैं स्टोर होते हैं, अमाइलोप्लास्ट हो गया, ठीक है। जैसे पोटैटो होता है तो पोटैटो में हमें वाइट वाइट पल्प उसका देखने को मिलता है, वो असल में क्या होता है, वो असल में ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, ठीक है। और कौन से फूड का स्टोरेज करेगा, स्टार्च का, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च का स्टोरेज करता है, और किस में होता है, पोटैटो में। इलियोप्लास्ट जो होता है ये होता है सोयाबीन्स हो गए या मस्टर्ड्स हो गए, इनमें होता है, और ये ऑयल्स का और फैट्स का स्टोरेज करेगा, ठीक। ये सब स्टोरेज करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ना फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो होते हैं ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और ये हमें दाल वगैरह में पल्सेस में देखने को मिलते हैं। इनके शेप की अगर हम बात करें, वेरिएबल शेप होता है, जनरली लेंस या ओवल शेप के देखने को मिल सकते हैं। इनके अंदर थाइलेकॉइड क्वाइंस के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको थाइलेकॉइड बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा क्वाइन के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको हम लोग थाइलेकॉइड बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक सिक्के के जैसे एक स्टैक बना रहता है, बंडल बना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है, ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके में भी लूमेन होता है, और इसके अंदर भी इसका लूमेन होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें जो इसके अंदर मटेरियल भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इसके अंदर इसके मैट्रिक्स को या इसके लूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। और यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल होता है थैलेकॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये जो कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर है, थैलेकॉइड जो डिस्क शेप के जैसे स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। और इसमें 20 से 40 जो होते हैं मीजोफिल, क्लामाइडोमोनास में सिंगल मीजोफिल, सिंगल वो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। जबकि ग्रीन एल्गी में 20 से 40, ठीक है, एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो याद रखना है, क्लामाइडोमोनास में सिंगल एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, जबकि
जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इसमें एक मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लोरोप्लास्ट जो होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी क्या है प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है, और इसमें भी एंजाइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं इसके खुद के, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है इसका खुद का, इसका डीएनए इसके पास होता है, राइबोसोम्स होते हैं, 70 टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि सेल में क्या होते हैं, बाकी सेल के उसके बाहर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाहर 80 टाइप के राइबोसोम होते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, अभी आपको बताया था ना, आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन कि इसमें जो है इसको हम लोग किस पॉपुलर नेम से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, ये आपको आंसर करना था क्लोरोप्लास्ट को हम लोग और किस पॉपुलर नेम से जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है, किचन बोला जाता है इसको ना, किचन ऑफ द सेल। ये सेल का क्या होता है, किचन होता है, रसोई घर होता है ना, यानी उसमें क्योंकि क्या हो रहा है, सेल का जो फूड है, ग्लूकोज है, वो इसी के अंदर बन रहा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं राइबोसोम का, कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो इस पर ध्यान देना, राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो है, ठीक है, इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और ये प्रोटीन बनाने में काम आते हैं राइबोसोम, ठीक है, ये प्रोटीन बनाते हैं। सेल में जो भी प्रोटीन बनता है, ज़्यादातर बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन ही से बना होता है, तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है, राइबोसोम के अंदर बनता है। तो सेल के अंदर का प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये आपको याद रखना है कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने कब की थी, 1953 में। इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस पर क्या क्या होता है, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, लेकिन इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो विदाउट मेम्ब्रेन। तो इसलिए इसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल भी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है कि राइबोसोम क्या होता है, सेल इंक्लूजन। ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, दोनों सेल में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, लेकिन राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम क्या है, सेल इंक्लूजन है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। और इसमें क्या है, राइबोसोम, हाँ, इसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को ये कमेंट करके जरूर बताना है कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, यानी ये जो राइबोसोम है ये बनते कहाँ है ना, इसका आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं, ठीक है, या इसका आरएनए जो है वो कहाँ बनता है, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसका आंसर हम वीडियो के एंड में आपको जरूर देंगे। तो ये जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी 1953 में, और इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हुई थी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटे स्ट्रक्चर होते हैं कि जनरली नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख सकते, तो सबसे पहले इसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था ना। तो जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसकी डिस्कवरी की। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और प्रोटीन, और इसके अंदर जो है आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता है। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ये एटीएस होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक पे एटीएस राइबोसोम यानी बड़ा राइबोसोम होता है, हैवी राइबोसोम होता है। एस होता है सिडबर्ग यूनिट, ठीक है, सिडबर्ग यूनिट को हम लोग एस बोलते हैं, स्वेडबर्ग्स यूनिट ना, यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्वेडबर्ग्स यूनिट, तो उसको एस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो एनसीईआरटी में इस तरह का बना हुआ है, जनरली हम लोग इसको स्नोमैन टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। राइबोसोम को क्या बना देते हैं, स्नोमैन टाइप का स्ट्रक्चर, ऊपर छोटा गोला स्मॉल सब यूनिट, नीचे बड़ा गोला लार्ज सब यूनिट, ठीक है ना। तो ये 70s प्रोकैरियोट में हो गया। 80s बनाएंगे तो थोड़ा और बड़ा बना देंगे, ठीक है, ऊपर छोटा इस तरह से, और बड़ा गोला नीचे और बड़ा गोला, तो ये लार्ज ना इस तरह से, तो इस छोटा और बड़ा, ये 70s हो गया प्रोकैरियोट में, और ये 80s हो गया यूकैरियोट में, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट, छोटा गोला ऊपर जो होता है स्मॉल होता है, नीचे बड़ा गोला, ये लार्ज सब यूनिट, या उल्टा भी हो सकता है, ऊपर बड़ा गोला और नीचे छोटा, ठीक है। तो इसकी सब यूनिट्स होती हैं, यानी जिससे ये बना होता है राइबोसोम, जिन प्रोटीन से बना होता है। 80s और 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, 80s यूकैरियोट में होता है, 70s प्रोकैरियोट, ये याद रखना आपको कि 80s किस में होता है, यूकैरियोट में, और 70s किस में होता है, प्रोकैरियोट में। इसके अलावा राइबोसोम जो होते हैं इसमें दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर। तो दो सब यूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, और दो सब यूनिट जो होती हैं, ठीक है, 80s राइबोसोम ये 60s और 40s, और 70s राइबोसोम 50s और 30s, ठीक है। तो यूकैरियोट में 80s जो यूकैरियोट्स होते हैं, तो उसमें 60 और 40, अच्छा 60 और 40 ऐड करके तो 90 होता है, ठीक है, 60 और 40 जोड़ो तो 90 होगा। लेकिन है क्या, देखो यहाँ पे दिख रही है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट की डायग्राम आपको दिख रही है, ऊपर वाली लार्ज, नीचे वाली स्मॉल, ठीक है। एक हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रखा हो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर राइबोसोम का बना हुआ है।
या जनरली हम लोग स्नोमैन लेके चलते हैं। तो जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसमें ATS होता है, ठीक है। राइबोसोम कैसा होता है, ATS, और इसकी जो यूनिट होती हैं वो 60S और 40S होती हैं ना, जबकि 6, 60 और 40 जोड़ के तो 100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 80 हो रहा है। अब प्रोकैरियोट में 70S होती है, ठीक है, जबकि 50 और 30 इसको तोड़ेंगे जब तो ये 50 और 30S सब यूनिट इसकी बनती है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कि ATS जो होते हैं ये 60S और 40S सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, और 70S राइबोसोम यानी जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 50S और 30S यूनिट से, सभी सेड बाई यूनिट से मिलकर बना होता है। ये S जो होता है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, यानी इसको जब सेडिमेंटेशन इसका कराएंगे, ठीक है, ठीक है, सेडिमेंटेशन हम लोग कराते हैं एक ट्यूब में, उसको रोटर वगैरह से उसको रोटेट करते हैं, तो जो चीज़ तेज़ी से नीचे बैठ जाती है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, जो चीज़ धीमे धीमे नीचे बैठती है उसका कोफिशिएंट कम होता है, ठीक है। तो इसको सेडिमेंटेशन जब कराते हैं तो उस प्रोसीजर के बेसिस पे यहाँ पे S यहाँ पे लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये ज़्यादा बड़े या हैवी वेट के होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं, ये तेज़ी से नीचे सेडिमेंट में बैठेंगे, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं ये थोड़े हल्के होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये ऊपर ऊपर रहते हैं सेडिमेंट में, ये स्लोली नीचे आके बैठेंगे। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इस तरह से है, और डेंसिटी और साइज़ का इससे पता चलता है इनका, ठीक है। और इसमें दो सब यूनिट दोनों में देखने को मिलती है, 70S में भी 80S में भी, ठीक है। 70S में फिर से एक बार याद रख लेते हैं, यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है, 60S और 40S से बना है ये। प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है, 50S और 30S से बना है, S को बोलते हैं फेडबर्ग यूनिट। और यहाँ पे इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने की थी। RNA और प्रोटीन्स में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की जाती है, ठीक। नेक्स्ट जो है साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक। तो साइटोस्केलेटन के बारे में हम लोग अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। और हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राइबोसोम के का जो है फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यानी इसका जो है प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, राइबोसोम कहाँ बनता है, या इसका RNA जो होता है ना वो कहाँ बनता है। तो इसका आंसर क्या है, राइबोसोम का RNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस बनाता है राइबोसोमल RNA, ठीक है। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना ने की थी। किसने की थी न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी, फोंटाना ने। तो वो न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें राइबोसोमल RNA बनता है, और फिर वो RNA बाहर आता है और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बना देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि राइबोसोम का RNA कहाँ बनता है। राइबोसोम के RNA को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल RNA। राइबोसोम में दो चीज़ें होती है, RNA प्लस प्रोटीन। राइबोसोम जो है ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। ये जैसे लार्ज स्मॉल सब यूनिट दिख रही है तो इसमें RNA होगा, ठीक है, इसके अंदर RNA होगा ना, ये याद रखना है। लार्ज स्मॉल सब यूनिट के अंदर RNA होगा, इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होता है RNA। और ये किस में बनता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा राइबोसोमल RNA, और वो फिर साइटोप्लाज्म में आएगा और प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, राइबोसोम बना देगा। आई होप ये आपको जो टॉपिक आज 3 पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और किसके बारे में पढ़ा है, राइबोसोम के बारे में, ये आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन और सेंट्रोसोम, फ्लैजिला के मूवमेंट, सिली और फ्लैजिला किस तरह से मूव करते हैं, यानी माइक्रोब्स में किस तरह से मूवमेंट होता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।